हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि धारिता का दूसरा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग जो है धारिता जो हमने स्फेरिकल गोली चालक की धारिता के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका कुछ छोटा हुआ पोर्शन आज इसमें पूरा करेंगे। पहले जो वीडियो लेक्चर में कुछ एक आध जो पॉइंट पे हमने देखा, तो कुछ वर्ड मिस हो गए थे, जिसको हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलना चाहिए था, तो वहाँ विद्युत विभव बोल गया था। तो जैसे हम यहाँ बता रहे थे ना, वो कि ये इसका विभव 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर, तो ये विभव नहीं, विद्युत क्षेत्र होता है। वोल्ट पर मीटर क्या मतलब, इतना एयर के लिए अगर इतना विद्युत क्षेत्र हो जाता है जहाँ पे, तो एयर आयनित हो जाती है। तो वर्ड हमने इसको वोल्ट बोल दिया था। हालांकि पर मीटर इसको वोल्ट भी कहा जा सकता है, बहुत ज़्यादा गलत नहीं है, लेकिन विद्युत क्षेत्र, इतने विद्युत क्षेत्र हवा आयनित हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि वोल्ट इतना, पर मीटर वही वोल्ट पर मीटर, मतलब वो तीव्रता की बात करें। और एक वर्ड मिसिंग यहाँ पे था कि हमने कहा था कि किसी चालक को 1 फैरड धारिता नहीं दी जा सकती। मतलब यह है कि 1 फैरड धारिता किसी चालक की नहीं हो सकती। कहना था ये कि किसी चालक की धारिता जो है 1 फैरड नहीं हो सकती, इसीलिए 1 फैरड धारिता जो होती है वो धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होता है। किसी भी चालक को 1 फैरड धारिता किसी चालक की नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा मिसिंग वर्ड था। तो चलिए, इसमें से कुछ न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के बाद हम लोग जो है एक टॉपिक करेंगे। इसमें जैसे कि न्यूमेरिकल ये था कि कुछ छूटा हुआ चीज़ था कि अगर किसी गोलाकार चालक की एक रेडियस, मतलब कि यदि किसी गोलाकार चालक है की त्रिज्या अगर 1 मीटर हो, मतलब r बराबर 1 मीटर हो, तो इसकी धारिता बताइए, इसकी धारिता क्या होगी। तो हम जानते हैं कि c बराबर जो होती है गोलाकार चालक की धारिता, ये होती है। अब चूंकि 1/4πε0 बराबर होता है 9×10⁹, तो इसलिए अब ये इसके बराबर क्या हो जाएगा, 1/9×10⁹ कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो R का मान रखना है 1 मीटर। धारिता जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 9×1, R बराबर 1 मीटर हो जाएगा। या इसको हम लोग अगर 10 रख लें और 10⁻⁻8 ऊपर ले लें, और यहाँ हो जाएगा 9, भाग देंगे तो 1.1, मतलब 9 एकम 9, फिर एक बचेगा 9 एकम 9, मतलब लगभग 1.1×10⁻⁻1 फैरड। या इसको आप कह लें 1.1×10⁻² माइक्रोफैरड। तो ये धारिता इसकी 1 मीटर अगर गोलाकार चालक होगी तो उसकी धारिता देख रहे हैं। मतलब है कि 1 मीटर त्रिज्या वाले गोलाकार चालक की धारिता जो है 1.1×10⁻² माइक्रोफैरड में, यानी 10⁻8, इतनी कम है। इसीलिए 1 फैरड जो है किसी चालक की धारिता नहीं हो सकती। अभी हम पृथ्वी का भी कैलकुलेट करेंगे तो 711 माइक्रोफैरड आएगी। कितना आएगी, 711 माइक्रोफैरड। तो इसीलिए 1 फैरड चालक का बहुत बड़ा मात्रक होता है। सॉरी, हाँ, चालक का 1 फैरड जो है, फैरड जो होता है वो बड़ा मात्रक होता है। किसी चालक की धारिता 1 फैरड नहीं हो सकती। तो इसीलिए धारिताओं को जो हम व्यवहार में माइक्रो फैरड और पिको फैरड में दिखाते हैं। अब होती भी है, किसी चालक की धारिता या माइक्रो फैरड में होगी या तो पिको फैरड में होगी। तो चलिए, ये था हमारा जो पहला सवाल है, जिसकी धारिता इतनी कम होगी, या आप ये यहीं पर लिख सकते हैं। चलिए, अच्छा, उसको बाद में बता देंगे कि इस गोलाकार चालक को हम संधारित्र जो है इस क्यों नहीं यूज करते हैं।
गोलाकार चालक को संधारित्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, क्यों? तो हम लास्ट में इसको न्यूमेरिकल पे बताएंगे इसको। चलिए, तो बहुत सिंपल सवाल था, आपको केवल फार्मूले में रख देना था, लग जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा यह है कि पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। पृथ्वी को गोलाकार, पृथ्वी को क्या मानना है? एक गोलाकार चालक मानते हुए, एक गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना कीजिए। धारिता की गणना कीजिए। अब जानते हैं कि उसकी जो रेडियस होती है 6.4 × 10⁶ मीटर होती है। पृथ्वी की जो रेडियस होती है इतनी होती है। तो हम जानते हैं हल के लिए सिंपल क्या है, गोलाकार चालक की धारिता का भी फार्मूला आया था ये। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू जानते हैं, 10⁹ और R 0.6 10⁶ हो जाएगा। तो यहाँ से 6.49 और ये हो जाएगा 10⁻³ 9 पावर ऊपर जाएगा तो -9, 6 कट जाएगा। और इसमें आप भाग देंगे तो 0.9 सतह 63, 1 बचा, 9 एकम 9 एकम, इस तरह से आएगा। 3 या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 711 × 10⁻⁶ फैरड या 711 माइक्रोफैरड। देख रहे हैं कितनी पृथ्वी की भी माइक्रोफैरड में आ रही है। पृथ्वी की भी धारिता माइक्रोफैरड में 711 माइक्रोफैरड केवल आ रहे हैं। इसीलिए 1 फैरड जो है धारिता का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक उसी तरह से एक तीसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 सवाल लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि 1 फैरड धारिता के गोली चालक की त्रिज्या कितनी होगी? 1 फैरड धारिता वाले, हाँ, मगर अगर किसी गोली चालक को 1 फैरड, अगर उसकी धारिता 1 फैरड है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? अभी देखिए कितनी त्रिज्या होगी, जो इम्पॉसिबल है। एक धारिता वाले गोलाकार चालक की त्रिज्या कितनी होगी? कितनी होगी? फिर है कि क्या आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हैं? क्या आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हैं? अलमारी, तो 1 फैरड धारिता वाले गोलाकार चालक की त्रिज्या कितनी होगी? 1 फैरड। तो जाहिर सी बात है कि C बराबर होता है 4πε0 R। C है 1 फैरड, इसका मान होता है 9 × 10⁹ R। यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा उस साइड, तो R बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ मीटर, यानी कि 9 × 10⁹ मीटर, इतनी मीटर, यानी कि बहुत बड़ी रेडियस, यानी कि पृथ्वी से भी बहुत बड़ी रेडियस, पृथ्वी की त्रिज्या से भी बहुत बड़ा। तो अब जाहिर सी बात है, क्या इसे आप अलमारी में रख सकते हैं?
तो क्या आंसर रहेगा? नहीं, इसे अलमारी में रखना संभव नहीं है। इसे अलमारी में रखना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी त्रिज्या बहुत बड़ी है। बहुत क्या है? बड़ी, यानी बहुत बड़ी साइज चाहिए। इतना मीटर अगर किसी गोलाकार चालक की त्रिज्या होगी तब जाके उसको 1 फैरड उसकी धारिता होगी, तब जाके उसकी 1 फैरड क्या होगी? धारिता होगी। इसीलिए 1 फैरड धारिता किसी चालक की नहीं होती है। जब पृथ्वी की नहीं होती है तब इससे बड़ा चालक लाना है तो उसकी रेडियस इतनी होनी चाहिए गोलाकार। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट का ये तो बहुत सिंपल है, आप इसे लगा भी सकते हैं। चलिए उसी तरह से एक अगला सवाल हम देखते हैं क्या है। अगला सवाल है कि ये सवाल लिख लेता हूँ। यदि किसी आवेशित गोली चालक की त्रिज्या, बहुत सिंपल सवाल है। यदि किसी आवेशित गोली चालक की त्रिज्या, यदि किसी आवेशित गोली चालक की त्रिज्या पहले से दुगनी कर दी जाए, पहले से दुगनी कर दी जाए, पहले से दुगनी कर दी जाए तो गोली चालक की धारिता पहले की कितनी हो जाएगी? तो गोलीय चालक की धारिता पहले की कितनी गुनी हो जाएगी? तो यह भी बहुत सिंपल सवाल है। आप जानते हैं कि C प्रोपोर्शनल टू R होता तो इस आधार पे C1 C2 R1 R2 हो जाएगा। अब यहाँ पे R1 मान लीजिए R है और R2 क्या है? पहले त्रिज्या दुगनी कर दिया जा रहा है, ठीक। तो पहले की धारिता क्या हो जाएगी? तो त्रिज्या किस प्रोपोर्शनल है तो दूना हो जाएगी, C1/C2 R2R। ये हो जाएगा C2 बराबर 2C1। तो पहले की क्या हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। एक 5वां सवाल है कि 2 भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोली चालकों को, 2 भिन्न भिन्न त्रिज्या के, बहुत आसान सवाल है, गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर, गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित करने पर इनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात, इनके पृष्ठों पर विभवों का अनुपात 1:2 है। तो इनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा? तो इनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा? धारिताओं का अनुपात पूछा, तो यहाँ पे क्या है? समान आवेशित से आवेशित है।
विभवों का अनुपात दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि V1 अनुपाते V2 जो है 1 ये है। चार्ज जो है हमारा इस पे क्या है, समान है। तो जानते हैं कि C1 बराबर हो जाएगा Q/V1 और C2 बराबर हो जाएगा Q/V2। तो यहाँ से देखा जाए तो C1 और C2 बराबर हो जाएगा V2/V1। भाग देंगे तो V2 ऊपर चला जाएगा और V1 V2 का अनुपात है 1/2। हाँ सॉरी, V2 ऊपर है ना, तो 2/1। तो इसका मतलब C1/C2 जो होगा 2/1, यानी कि वो विभव के व्युत्क्रमानुपात में होती है। यानी कि दो चालकों का जो विभव में परिवर्तन होगा वो धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है, आवेश के अनुपात में होता है। आवेश वितरण जो होता है वो धारिताओं के अनुपात में होगा, विभव परिवर्तन धारिताओं के व्युत्क्रम। ये अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। अब ये आखिरी सवाल है एक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो बहुत ही आसान सवाल है, पॉज करके भी लगा सकते हैं आप इसे। चलिए एक सवाल है कि यदि एक गोली चालक की वायु में धारिता, यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता, यदि एक गोली चालक की वायु में धारिता 2 पिकोफैरड, 2 पिकोफैरड है तथा माध्यम में गोली चालक की धारिता तथा किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता 12 पिकोफैरड, तो उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? तो उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अभी हमने देखा था कि परावैद्युतांक बराबर माध्यम में धारिता बटे निर्वात में धारिता, ऐसा पढ़ा था। ठीक है, तो माध्यम में जो धारिता है वो 12 पिकोफैरड है। बिल्कुल, अगर ये आप नहीं जानते रहेंगे सवाल नहीं लगा रहे। और निर्वात में वायु में कितना है? 2 पिकोफैरड है। तो के की वैल्यू बहुत आसान हो जाएगी, 12/2 मतलब 6 होगी, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता। आप शुरू में पढ़े हैं कि के 2 एक ही राशियों का अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। इसको एक शुद्ध संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसको एक शुद्ध संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा जो है 4-5 सवाल था इससे रिलेटेड, बहुत ही सिंपल है। और अब हम लोग चलते हैं, एक टॉपिक है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक बेसिक चीज़ें हैं और उस चीज़ों को जो है हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसका जो है उपयोग जो है आगे मिलेगा। तो चलिए, एक चीज़ है कि ये है कि गोली जो है स्फेरिकल, एक तरह से गोलीय संधारित्र जो है, संधारित्र बनाने में जो है गोली चालकों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है ना? क्यों? क्योंकि गोली चालक की जो धारिता होती है वो बहुत कम होती है।
आपने भी देखा कि 1 मीटर का गोली चालक लिया गया तो उसकी धारिता कितनी आई थी, 1.1 की धारिता आई थी, 1.1 माइक्रो ये × 10⁻⁸ फैराड आई थी। अगर R बराबर 1 मीटर का गोलाकार चालक ले गया जाए तो उसकी धारिता इतनी है। इसलिए गोलीय चालकों की धारिता इतनी कम होती है कि इसको संधारित्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़, इनकी जो एनर्जी होती है वो बाउंडेड नहीं होती है, बिखरी होती है। देखिए ये जैसे स्फेरिकल चालक है ना, इस पर चार्ज है तो ये चार्ज बिखरा हुआ रहता है। ये चार्ज यहाँ से जो इसकी रेज आती है, मतलब फील्ड जो है इनफाइनाइट तक जाती है, तो ये इनफाइनाइट तक बिखरे रहती है। इसकी एनर्जी बाउंड नहीं, मतलब इस पे संचित ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं होता, ताकि ये बाउंडेड नहीं है, बिखरी है, ये कोई काम नहीं कर पाती है। इसके ऊपर संचित ऊर्जा जो है किसी काम की नहीं होती है, तो ये बाउंडेड एनर्जी नहीं है, इसका उपयोग नहीं होता। इस पे कोई माइनस चार्ज है अपने आप आएगा, है प्लस चार्ज है अपने आप दूर चला जाएगा, तो इसकी जो एनर्जी होती है वो घट जाती है। तो कहने का मतलब है कि इसके पास बंधी हुई एनर्जी नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी होती है। ये कह लीजिए कि बंधी हुई एनर्जी नहीं होती है, बिखरी एनर्जी होती है। ये किसी को एनर्जी एक बार में नहीं दे सकता है, ये ना एनर्जी ज़्यादा स्टोर कर पाता है। जो स्फेरिकल कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर का मतलब होता है कि वो एनर्जी को स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने पे पूरी एनर्जी अचानक सप्लाई करता है। जैसे मोटर स्टार्ट करना हो, पंखा स्टार्ट करना हो, कूलर स्टार्ट करना हो, तो उसके पहले से वो जब चलता है तो उसके अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है। लेकिन जब अचानक स्टार्ट करना होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। जैसे पंखा जब स्टार्ट करना होता है तो उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी तरह टुल्लू है, कूलर है, स्टार्ट करना होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जब पंखा चलने लगता है तो उसको उतनी करंट की ज़रूरत नहीं होती है, एक नॉर्मल करंट की ज़रूरत होती है इसे घुमाने के लिए। लेकिन स्टार्ट करने के लिए हाई करंट चाहिए होती है, इसलिए जो कैपेसिटर होते हैं उसके अंदर बेलनाकार वाइट कलर का लगा होता है संधारित्र, जिसको या कंडेंसर बोला जाता है उसी को। तो वो जो है अपने अंदर एनर्जी पहले स्टोर किए रहता है। जैसे हम पंखे को स्टार्ट करते हैं, पूरी एनर्जी एक बार में सप्लाई कर देता है, यानी हाई करंट उत्पन्न कर देता है, पंखा घूम जाता है। जब एक बार पंखा घूम जाता है तो वही करंट उसको घुमा देती है, जो नॉर्मल करंट है। तो इसी तरह से इसके पास बिखरी हुई एनर्जी होती है, तो इसके पास एनर्जी स्टोरेज नहीं होता, अच्छा है ना। तो इसीलिए इसको कंडेंसर के रूप में यूज नहीं किया जाता था, स्फेरिकल कंडीशन। तो बल्कि हम लोग वो वाला यूज करते हैं, प्लेट संधारित्र, यानी कि समांतर प्लेट लेकर के संधारित्र बनाया जाता है, उसके अंदर एनर्जी बाउंड होती है। तो गोलाकार चालक की धारिता बहुत कम होती है, इसीलिए इसका व्यावहारिक उपयोग नहीं होता है, ना कोई व्यावहारिक उपयोग है। इसकी धारिता इस बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, इसलिए ये गोलाकार चालक की धारिता इतनी कम होती है कि अपने पास एनर्जी स्टोर नहीं कर पाता, आवेशों का संचय नहीं कर पाता, इसलिए इसको संधारित्र के रूप में प्रयोग नहीं करते। इसकी बिखरी हुई एनर्जी होती है और इसका धारिता बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोग गोलाकार संधारित्र जो जब भी आगे आप देखेंगे तो गोलाकार संधारित्र से ज़्यादा उपयोग नहीं है, गोलाकार चालक का उपयोग नहीं है धारिता के रूप में, बल्कि इस तरह का उपयोग है प्लेट संधारित्र देखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र देखेंगे आगे। तो हम लोग जो है एक इसी से रिलेटेड एक सवाल है, क्वेश्चन टाइप का है कि दो आवेशित चालकों का अगर एक चालक तार से जोड़ दिया जाए तो कुछ चीज़ें हैं जिसको कैलकुलेट करना है, जैसे उभयनिष्ठ विभव,
दो चालक पे आवेशों का वितरण किस रेशियो में होता है, दो चालकों के विभव में परिवर्तन किस रेशियो में होता है, आवेश का हस्तांतरण किस पे कितना कैसे निकालेंगे, अगर दो चालक हैं उनको Q1 Q2 चार्ज हैं जोड़ दिया जाए तो कितना चार्ज किस पे स्थानांतरित हुआ कैसे निकालेंगे। ये दोनों चालक तार से जोड़ने के बाद ऊर्जा लॉस होती है कि गेन होती है, तो ऊर्जा लॉस होगी कितनी होगी, किस रूप में कहाँ जाती है, इस तरह का प्रश्न है। तो दो ऐसे क्वेश्चन है कि दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार से जोड़ने पर निम्न की गणना करिए। निम्न की गणना कीजिए। पहला है दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव। दोनों चालकों का उभय कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव। दूसरा है चालकों पर आवेश वितरण का अनुपात। चालकों पर आवेश वितरण का अनुपात यानी कि किस अनुपात में आवेश वितरित होता है, वितरण का अनुपात। तीसरा है चालकों के विभव में परिवर्तन का अनुपात। चालकों के विभव परिवर्तन का अनुपात। चालकों के विभव परिवर्तन का अनुपात। चौथा है चालकों पे स्थानांतरित आवेश। चालकों पे स्थानांतरित आवेश। और पांचवा है इस क्रिया में ऊर्जा का ह्रास। दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ते हैं तो ऊर्जा ह्रास होता है, उसको निकालना है। इस क्रिया में ऊर्जा का ह्रास, ऊर्जा ह्रास। तो इस 5 चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि अगर दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तो निम्न की गणना की। दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे, क्योंकि एक का विभव ज़्यादा होगा दूसरे कम होगा। तो जानते हैं कि जब किसी चालक तार से जोड़ेंगे तो आवेशों का प्रवाह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। फिर है दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव है। चालकों पे आवेश वितरण का अनुपात, विभव परिवर्तन का अनुपात, चालकों पे हस्तांतरित आवेश और इस क्रिया में ऊर्जा का ह्रास निकालेंगे। तो चलिए इसमें क्या है आंसर देते हैं। कि मान लेते हैं कि दो चालक हैं, ठीक, जिसका पोटेंशियल V1 है, चार्ज जो है Q1 है, धारिता C1 है, और इसका पोटेंशियल V2 है, चार्ज इस पे Q2 है, धारिता इसकी C2। ठीक, अब इनको चालक तार से जोड़ देते हैं। चालक तार है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। जोड़ने के बाद क्या होगा कि इसका कॉमन पोटेंशियल मान लेते हैं V। मतलब जब इसको जोड़ेंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्ज तब तक आएगा जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। तो कॉमन उभयनिष्ठ मान लेते हैं विभव V है, जिसको हम लोग निकालेंगे
और इसके बाद जब आवेशों के वितरण के बाद मान लेते हैं कि इस पे चार्ज जो है Q1 डैश रह जाता है और इस पे चार्ज जो है Q2 डैश हो जाता है। ठीक, तो लिखेंगे कि माना दो चालकों की धारिताएं आवेश तथा विभव क्रमशः, माना दो चालकों के आवेश विभव तथा धारिताएं क्रमशः क्या है, Q1 V1 C1 तथा Q2 V2 व C2। अब इसके लिए लिखेंगे कि प्रथम चालक का आवेश, फिर लिखेंगे इसमें प्रथम चालक का आवेश क्या हो जाएगा, तो Q1 हो जाएगा, जानते हो C1 V1। आप फार्मूला याद करिए, C बराबर होता है Q बटे V। ऊर्जा क्या होगी प्रथम चालक को, तो मान लेते U1, अभी हमने निकाला था हाफ QB हाफ CB स्क्वायर, इसलिए इसको हम लोग हाफ C1 V1 स्क्वायर लिखेंगे। दूसरे चालक का आवेश क्या होगा, Q2 क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा C2 V2, और उसकी ऊर्जा दूसरे चालक की एनर्जी क्या हो जाएगी, स्थिति ऊर्जा इसको कह ले सकते हैं। स्थिति ऊर्जा जो हो जाएगी U2 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ C2 V2 स्क्वायर। पहले चालक पे आवेश उसकी ऊर्जा, दूसरे चालक पे आवेश उसकी ऊर्जा। अब दूसरे जोड़ने, अब निकालेंगे जोड़ने के पहले दोनों चालकों का कुल आवेश और जोड़ने के पहले दोनों चालकों की कुल ऊर्जा। ठीक है, इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। ठीक, जोड़ने से पहले दोनों चालकों का कुल आवेश और दोनों चालकों की कुल ऊर्जा। तो जोड़ने से पहले दोनों चालकों का कुल आवेश हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा, मान लीजिए Q1 प्लस Q2, और यहाँ से हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, मतलब समीकरण नंबर 1 हो गया। और दोनों जोड़ने से पहले दोनों चालकों का कुल ऊर्जा, दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, मान लीजिए इसको Q मानिए या Q नहीं मानिए, तो कुल ऊर्जा जो हो जाएगी U जो हो जाएगी U1 प्लस U2 हो जाएगी, हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। ठीक, समीकरण नंबर 2 हो गया। इतना करने के बाद अब हम दोनों चालकों को जोड़ते हैं। दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ेंगे तो उच्च विभव, यानी जोड़ने के बाद ऊंचे विभव वाले चालक से आवेश, अब जिसका भी हो ऊंचे, इसमें ऊंचे विभव वाले चालक से आवेश निम्न विभव के चालक की ओर तब तक प्रभावित होगा जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। तो मान लेते हैं कि ये विभव जो है उभयनिष्ठ, जिसको हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब लिखेंगे कि दोनों चालकों को
चालक तार से, दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ने पर, दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ने पर, दोनों चालकों को चालक तार से जोड़ने पर अधिक विभव के चालक से, अधिक विभव के चालक से आवेश कम विभव, कम विभव, अधिक विभव के चालक से आवेश कम विभव के चालक की ओर तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए, तक कि दोनों चालकों का विभव समान न हो जाए। इस विभव को दोनों चालकों का उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। उभयनिष्ठ विभव कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। मान अब क्या मानेंगे कि माना अब दोनों चालकों के आवेश क्रमशः क्या होंगे, इधर उधर जाएंगे कुछ आवेश, तो किसी से किसी पे जाएंगे, तो अब मानेंगे कि पहले पर अब दोनों चालकों के आवेश, माना अब दोनों चालकों का आवेश क्या हो जाएगा, Q1 डैश व Q2 डैश। धारिता तो बदलेगी नहीं, धारिता तो कांस्टेंट होती है। हाँ, विभव में परिवर्तन होगा तो उसे हम लोग आगे देखेंगे। तो आवेश का कुछ ट्रांसफर इधर उधर होगा, तो किसी पर से गए होंगे किसी पे, तो जाने के बाद अब उस एक पर बचा Q1 डैश, जिस पे चले गए मान लो उस पे बचा Q2 डैश। ठीक, अतः अब विभव दोनों का समान हो गया है, विभव दोनों का समान हो गया, तो Q1 डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C1V, और Q2 डैश को क्या लिख सकते हैं, C2V। अब जोड़ने के बाद दोनों चालकों का कुल आवेश, अब जोड़ने के बाद, यानी कि जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों का कुल आवेश, जोड़ने के बाद दोनों चालकों का कुल आवेश का कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q1 डैश Q2 डैश, Q1 डैश Q2 डैश, जिसको हम लोग लिखेंगे C1V प्लस C2V, या V कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2, ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश तो संरक्षित रहता है, आवेश के संरक्षण के नियम से पहले दोनों चालकों का कुल आवेश बराबर जोड़ने के बाद दोनों चालकों का कुल आवेश। आवेश के संरक्षण के नियम से क्या होगा, परंतु आवेश संरक्षण के नियम से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब लिखते हैं आगे। चलिए,
अब है परंतु आवेश संरक्षण के नियम से, परंतु आवेश संरक्षण के नियम से। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? बाद का कुल आवेश पहले का कुल आवेश, यानी कि Q1 डैश Q2 डैश बाद का और पहले का, यही तो बाद का कुल आवेश क्या है? C1 प्लस C2 और पहले का क्या है? C1 B1 C2 B2, यानी यहाँ से अगर हम B निकालें तो क्या हो जाएगा? C1 B1 C2 V2 बटे C1 C2, या यहाँ पे देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, यानी कि B बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल आवेश। अब देखिए, जब दो गोली चालक की धारिता C1 C2 होती है और वो समान विभव पे होते हैं, तो हम जब कनेक्ट करते हैं तो दोनों पैरेलल में होती हैं। पैरेलल में इसलिए होते हैं कि जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में क्या चीज़ कॉमन होता है? विभव। पैरेलल कनेक्शन में दो क्या होता है? विभव कांस्टेंट, दोनों का एक ही होता है ना, तो सीरीज़ में अलग अलग होता है। तो इस समय देखिए दोनों का विभव कॉमन है, एक ही विभव पे हैं, तो वो दोनों धारिताएं क्या हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उसको डायरेक्ट जोड़ा जाता है, C1 C2 C3 C4 इस तरह से। मैंने बिल्कुल रेजिस्टेंस के कनेक्शन का उल्टा हो, उसमें जो पैरेलल वाली चीज़ होती है इसमें वो सीरीज का काम करेगी, उसमें जो सीरीज का होता है इसमें जो है पैरेलल का काम करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है कि कॉमन वोल्टेज जो होता है वो कुल आवेश बटे कुल धारिता के बराबर होता है, यानी कुल आवेश कुल धारिता के बराबर होता है। ये चीज़ है इसमें, ठीक। अब हम, ये तो हमारा हो गया पहला, ये हमारा पहला हो गया, ठीक। अब हम लोग दूसरे की बात करते हैं, आवेश वितरण का अनुपात। क्या? चालकों पे वितरित आवेश, चालकों पर वितरित आवेश का अनुपात। तो जानते हैं हो जाएगा, मान लीजिए Q1 डैश Q2 डैश, तो C1V C2V V कैंसिल हो जाएगा, तो C1, यानी कि जो चालकों पे आवेश का अनुपात है वो C1 C2 के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि जो आवेशों का जो वितरण होगा वो उनकी चालकों की धारिताओं के अनुपात में होता है, चालकों की धारिताओं के अनुपात में होता है, यानी कि चालकों पे आवेश का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। अर्थात चालकों पर आवेश का जो वितरण होता है, आवेश का वितरण जो होता है तो इनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। मतलब कि जिसकी धारिता अधिक होगी उस पर अधिक चार्ज जाएगा, जिसकी धारिता कम होगी उस पर कम चार्ज जाएगा। इनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। मतलब यही दिखाना है कि ये कम होगा कि ये कम होगा, तो जिसकी धारिता अधिक उसका चार्ज अधिक गया होगा, उस पर चार्ज अधिक इकट्ठा हुआ होगा, जिसकी धारिता कम उस पर चार्ज कम होगा, मन वहाँ से निकल के उस पर चला गया होगा। तो इनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, इनकी धारिताओं के अनुपात में होता है।
अर्थात चालकों पर आवेश का वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। अब हमारा पाठ था कि चालकों के विभव परिवर्तन का अनुपात। यदि C1 C2 धारिता के चालकों को चालक तार से जोड़ने पर मान लेते हैं कि इनके विभवों में परिवर्तन डेल्टा V1 और डेल्टा V2 है। ठीक, इसको मिटा देता हूँ, इंसर्ट ले लीजिए इसका। अब मान लेते हैं कि यदि C1 C2 चालकों धारिताओं के चालक को, यदि C1 व C2 धारिताओं के चालकों को चालक तार से जोड़ने पर इनके विभवों में परिवर्तन क्या हो, डेल्टा मान लीजिए V1 और डेल्टा V2 इनके विभवों में परिवर्तन क्या हो, डेल्टा V1 और डेल्टा V2 हो, तो प्रथम चालक के आवेश में परिवर्तन क्या होगा, तो प्रथम चालक के आवेश में परिवर्तन निकालेंगे। आवेश में परिवर्तन, प्रथम चालक के आवेश में परिवर्तन हो जाएगा क्या, C1 डेल्टा V1। दूसरे चालक के आवेश में परिवर्तन हो जाएगा C2 डेल्टा V2। पहले चालक के आवेश में परिवर्तन ये होगा, दूसरे चालक के आवेश में परिवर्तन, परंतु आवेश संरक्षण के नियम से आवेश संरक्षण के नियम से क्या होगा कि पहले चालक में आवेश परिवर्तन बराबर हो जाएगा दूसरे चालक के आवेश में परिवर्तन। मतलब हो जाएगा C1 डेल्टा V1 बराबर C2 डेल्टा V2। यहाँ से हो जाएगा C1 बटे C2 और यहाँ हो जाएगा डेल्टा V2 बटे V1। तो प्रथम पहले चालक में आवेश परिवर्तन बराबर हो जाएगा दूसरे चालक में आवेश परिवर्तन। आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश तो नियत रहता है, कुल आवेश, तो जितना इधर परिवर्तन होगा इतने के परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। भाई जो पहले में परिवर्तन होगा उसी में दूसरे में परिवर्तन के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, अर्थात चालकों के विभव में जो परिवर्तन होता है इनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है। अर्थात चालकों के विभव में परिवर्तन इनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। उल्टे है ना, देखिए व्युत्क्रमानुपात में होता है, व्युत्क्रमानुपात में होता है। अब है चौथा है चालकों पे स्थानांतरित आवेश। चौथा क्या है, चालकों पे स्थानांतरित आवेश।
चालकों पे स्थानांतरित आवेश स्याही कम हो गई है इसमें। फैन चल रहा है और भी सुखा दे रहा है। फैन चलाना इसलिए ज़रूरी है कि गर्मी बहुत है, गर्मी हो रही है, पसीना हो रहा है, मजबूरी है चलाना। फिर पढ़ाना मुश्किल हो जाता। तो क्या है, चालकों पे स्थानांतरित आवेश। चौथा है चालकों पे स्थानांतरित आवेश। अब देखिए, इसमें मान लेते हैं कि दूसरे से पहले पे गए, तो पहले पे गए तो मान लीजिए अब Q1 डैश का मान ज़्यादा हो गया। तो अब जो है प्रेजेंट टाइम में Q1 डैश था, पहले पे कितना रहा होगा Q1। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तभी तो पता चलेगा कितना आवेश आया। मान लेते हैं इस समय कि दूसरे पर से पहले पे गया तो चार्ज बढ़ के इतना हो गया, पहले इतना था, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो इसका मतलब है कि दूसरे पे घटे, तो दूसरे पे पहले Q2 इतना था, बाद में इतना हो गया। ठीक, अब मान रख के अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो C1 C2 ये भी रिजल्ट आएगा बटे C1 प्लस C2। आप इसको हल करेंगे, यहाँ Q1 डैश का, यहाँ Q1 की वैल्यू रखेंगे, फिर B की वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। जैसे आप Q1 डैश की वैल्यू रखेंगे C1B, Q1 की रखेंगे C1B1, फिर B की रखेंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो कैलकुलेट करने पे ये आएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक, तो ये स्थानांतरित आवेश हुआ कि कितनी मात्रा में आवेश इधर से उधर गए। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे दूसरे से पहले पे गए, तो पहले का मान बढ़ गया, पहले इतना था, बाद में से इसको घटाएंगे तो दूसरे का घट गया, पहले ज़्यादा रहा होगा, अब घट गया, तो अब अंतर कितना है, तो Q2 माइनस Q2 डैश। अब चलिए इसका आखिरी है। अब जोड़ने के पश्चात देखेंगे दोनों चालकों की स्थिति ऊर्जा कुल क्या होगी। जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल स्थिति ऊर्जा। चलिए इसका वो ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब क्या है, पांचवा है कि जोड़ने के बाद दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, कुल स्थिति ऊर्जा मान लेते हैं U डैश, क्या हो जाएगी, हाफ C1B² हाफ C2B²। अब तो पोटेंशियल कॉमन हो गया दोनों का ना, या इसको हम लिख सकते हैं हाफ C1 C2B², परंतु B बराबर क्या होता है, C1B1 C2B2 और C1 प्लस C2। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाफ C1 C2। यहाँ पे रखिए तो C1B1 C2B2 का होल स्क्वायर बटे C1 C2 का भी होल स्क्वायर, तो एक यहाँ से कट जाएगा। U डैश हमें मिलेगा C1B1 प्लस C2B2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, यही मिलेगा और हाफ भी रहेगा इसमें।
ठीक। अब हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, u माइनस यू डैश। अब देखेंगे कि ये चीज़ धनात्मक आती है क्या आता है। तो हमारा u क्या था पहले, c1 v1 स्क्वायर और c2 v2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, हाफ पोस्ट में c1 v हाँ और प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर बटे क्या है c1 c2। ये मैथमेटिकल प्रोसेस है। यहाँ पे आप इसको मैथमेटिक्स से हल कर सकते हैं, हल करके आप रिज़ल्ट निकालेंगे। मैं हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा, इसको अगर हल करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट निकल के आएगा c1 c2 2 c1 प्लस c2 और यहाँ पे आएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। हालांकि मुझे याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ, आप हल करके कोशिश करिएगा, देखिए इतना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा ये निकल के आया जो है u माइनस यू डैश आया हाफ c1 c2 c1 प्लस c2 और v1 v2 का होल स्क्वायर। धारिताएँ ऑलवेज पॉजिटिव होती हैं और v1 v2 का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है। इसमें क्या है कि c1 c2 व v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसीलिए ये चीज़ निकल के आई पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। जब दो चीज़ का डिफरेंस पॉजिटिव है इसका मतलब ये बड़ा होगा, ये छोटा है। यहाँ धन चीज आई जिसका मतलब है कि बड़ा है, तभी तो बड़े में छोटा घटाए धन है। इसका मतलब है u ग्रेटर देन u डैश हो गया। इसका मतलब है कि बाद की एनर्जी कुछ घट गई। इसका मतलब बाद की एनर्जी क्या होगी, कुछ घट गई। अतः सिद्ध है कि इस क्रिया में ऊर्जा का ह्रास होता है। अतः सिद्ध है कि इस क्रिया में ऊर्जा का ह्रास होता है। सिद्ध है कि इस क्रिया में ऊर्जा का ह्रास होता है। और ये ऊर्जा कहाँ जाती है, ऊर्जा का ये ह्रास, ऊर्जा का यह ह्रास जो होता है दोनों चालकों को जोड़ने वाले चालक तार को गर्म करने में, दोनों चालकों को जोड़ने वाले तार को गर्म करने में, गर्म करने में ऊष्मा के रूप में क्या हो जाती है, क्षय हो जाती है, डिसिपेटेड हो जाती है। ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है या बदल जाती है, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो। तो ये तार को गर्म करने में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा चली जाती है। कितनी चली जाती है, इतनी। कितनी चली जाती है, इतनी ऊष्मा जो है और ऊर्जा जो है क्षय हो जाती है ऊष्मा के रूप में, उस तार को गर्म करने में। उस तार को क्या है, गर्म करने में इतनी ऊष्मा क्षय हो जाती है। ठीक, ये था हमारा 5वां आंसर। चलिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो देख लेते हैं थोड़ा सा। कुछ रिलेशन हैं जो सवाल लगाने में भी काम आएंगे, जो है डायरेक्ट सवाल उससे लगा सकते हैं आप। तो देखते हैं क्या है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए
अब ये है, जानते हैं कि अब दो चालक है, यहाँ पे ये चालक है, मान लीजिए ये चालक है, और ये मान लीजिए Q1 है या Q2 है, इस तार से जोड़ दिया गया, कॉमन वोल्टेज भी है, धारिता C1 है, C2 है। मान लीजिए कुल चार्ज Q1 है, तो ये हो जाएगा, इसकी रेडियस मान लीजिए R1 है और इसकी रेडियस जो है R2 है। तो जानते हैं कि वो तो हमने पहले ही दिखा चुके हैं कि C1 जो है R1 के समानुपाती होती है, और एक चीज़ यहाँ पे हमने देखा है कि जो Q1 और जो Q2 है वो धारिताओं के अनुपात में वितरित होता है। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो धारिताओं के अनुपात में होता है, और यहाँ पे दोनों को जोड़ने पे पोटेंशियल कॉमन हो जाएंगे। ये मतलब अगर इसका V1 है, इसका V2 है, तो ये भी हो जाएगा V1 बराबर V2। इसका पोटेंशियल अगर देखा जाए तो आ जाएगा Q1 बटे 4πε R1, और इसका देखा जाए तो आ जाएगा Q2 बटे 4πε R2। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ कट जाएंगे, तो यहाँ से देखिए Q1 R1 बराबर आ जाएगा Q2 R2। मतलब ये हुआ कि ये भी Q2 बराबर R1 R2। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यही बराबर जो हो सकता है वो R1 बटे R2। अब इसे और इसे लेकर के अगर हम सॉल्व करें, इसको और इसको लेकर के हम सॉल्व करें, जैसे हम इन्हीं दोनों को लेके फिर हम सिमेट्री के हिसाब से इसको रख देंगे। तो चलिए हम जैसे कि Q2 बराबर हम क्या करते हैं, Q2 बराबर Q1 C2 बटे C1 को इसमें रख देते हैं। ठीक, इसमें रख देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, और Q1 हाई है, और Q2 की जगह क्या रख देंगे, Q1 C2 C1। इसे हल करेंगे तो ये आएगा, इधर हो जाएगा Q C1, इधर हम Q1 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा हमें, C1 C2। यहाँ से देख रहे हैं, अगर हमें Q1 निकालना हो डायरेक्ट, अगर हमें टोटल चार्ज पता हो, अगर दोनों चालकों का कुल चार्ज कितना है Q, ये हमको अगर पता है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बताना। यानी कुल चार्ज दोनों चालकों का कुल आवेश क्या है, कुल आवेश Q है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा जोड़ने पर। तो Q1 बराबर यहाँ पे देख रहे हैं Q टोटल चार्ज, C1 धारिता, C1 प्लस C2। अब यहाँ पे Q1 था तो C1 है। अब इसी आधार पे हम Q2 अगर निकालना चाहें तो Q ऊपर C2 हो जाएगा और C1 C2। आप चाहें तो इसको किसी में रख करके निकाल सकते हैं। भाई हमने डायरेक्ट लिख दिया सिमेट्री के हिसाब से कि जैसे Q1 था तो C1 ऊपर है, Q2 होगा तो C2 ऊपर हो जाएगा। अब जानते हैं कि यही जो है समानुपाती R1 R2 है, तो अगर हमें धारिता नहीं उसकी अगर रेडियस पता हो तो हमें चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि पहले कितना चार्ज होगा, दूसरे पे कितना जाएगा। तो देखिए कि टोटल चार्ज R1 ऊपर रख देंगे, R1 प्लस R2, और Q2 हो जाएगा टोटल चार्ज R2 ऊपर रख देंगे, R1 प्लस R2। तो अगर दो चालक हैं जिस पे धारिताएं C1 C2 दिया हो या उसकी रेडियस R1 R2 दिया हो, दोनों को अगर चालक तार से जोड़ दिया जाए और दोनों का कुल चार्ज हमें पता हो और वो दोनों सेम पोटेंशियल पे हों, तो पहले पे कितना चार्ज आएगा और दूसरे पे कितना चार्ज आएगा। सॉरी, यहाँ पे Q2 रहना चाहिए और यहाँ पे Q1। तो हम Q1 Q2 को आराम से डायरेक्ट इससे या इस फार्मूले से निकाल, धारिता पता हो तो इससे निकालिए, रेडियस पता है तो इससे निकालिए।
ठीक। अब दोनों का विभवांतर सेम हो गया ना, दोनों का विभवांतर सेम हो गया। वो क्या है? V। ठीक। इसी आधार पे अगर विभव देखा जाए तो V जो है V1 प्लस V2 होता है, और वो धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है। पहले का विभव और दूसरे का विभव अगर निकालना हो तो जैसे हम जानते हैं कि V2 बटे V1 बराबर होता है C1 बटे C2, ऐसा होता है। तो ये होता है, तो अगर हम पहले निकाल सकते हैं कि पहले पे कितना विभव रहा होगा जोड़ने से पहले, और दूसरे का विभव कितना होगा, तो धारिता के व्युत्क्रमानुपात में होते हैं। तो इन दोनों को हल करके अगर हम देखेंगे तो हमारा जो विभव आएगा, कॉमन पोटेंशियल हमें पता है, तो C2, क्योंकि व्युत्क्रमानुपात में होते हैं तो ऐसे निकलता है, और V2 जो आएगा तो C1 प्लस C2। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग उसके पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं कितना होता है। ठीक। और रेडियस के अनुसार भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जब धारिताएं जो होती हैं उसकी रेडियस के, और ये Q1 Q2 इसके अनुपात में होता है, तो ये R1 R2 ये भी इसी फॉर्म में निकल जाएगा। ये भी आता है रेडियस के व्युत्क्रमानुपात में होगा, क्योंकि C1 C2 R1 R2 के समानुपाती होती हैं, Q1 Q2 के होते हैं। तो और ये धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है, तो ये तो समानुपात में होता है। तो आप यहाँ रेडियस फिर R2 R1 प्लस R2 R1 R1 प्लस R2 लिख करके डायरेक्टली इस फार्मूले का और इस फार्मूले का उपयोग आप परीक्षाओं में, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक। तो ये जो है धारिता चैप्टर, जो दूसरे का जो टॉपिक था धारिता का दूसरा वीडियो लेक्चर था, एक तरह से कहा लिया जाए, और उस तरह से ये 12वां वीडियो लेक्चर है। 11वां अब जो हमने जो अभी बनाया और लोड हो रहा है, और 12वां जो है रात में लोड करेंगे आज। तो आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही है। ये 2 में ख़त्म हुआ, स्फेरिकल से रिलेटेड था, स्फेरिकल धारिता किसी गोलाकार चालक की धारिताओं से रिलेटेड था। तो अब जो है हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक पे आने वाले हैं, जो हमारा संधारित्र है किसे कहते हैं। ये तो गोलाकार चालक की धारिताओं से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम थी। अब हम लोग संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे, और वो समांतर प्लेट संधारित्र, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में भी बहुत बार पूछा गया है। उससे रिलेटेड सवाल, न्यूमेरिकल सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आगे हम लोग तीसरे वीडियो लेक्चर में, मतलब इसका 13वां वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ और है कि आज जो है 27 जून है, आज जो है हाई स्कूल का, मतलब यूपी बोर्ड का जो रिज़ल्ट आया है। तो हाई स्कूल इंटर के जितने भी यूपी बोर्ड के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने ये परीक्षा पास की, उसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और किसी कारणवश से या जो भी स्टूडेंट्स इस परीक्षा को नहीं पास कर पाए हैं, तो वो निराश बिल्कुल ना हो। वो फिर से अगली परीक्षाओं की तैयारी में फिर से नई जोश और नई ऊर्जा के साथ लग जाएं, और निश्चित रूप से अगर वो ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मेहनत जो है कभी बेकार नहीं जाती है, अगर वो ईमानदारी से की गई है। तो ये तो कड़वा सच है कि ईमानदारी से अगर रियलिटी में मेहनत की गई है वास्तविक रूप से, तो उसका रिज़ल्ट 100% आना ही आना है, वो कभी बेकार नहीं जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ऐसा मैंने एक मोटिवेशनल अमिताभ बच्चन सर का एक वीडियो डाला भी है आप लोग को एनर्जेटिक करने के लिए,
ताकि आप लोग मोटिवेट रहिए, पढ़ाई के प्रति मोटिवेट रहा करिए। तो आप मोटिवेट रहेंगे तो आप अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। तो पास होने वाले छात्रों को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो लोग फेल हो गए हैं वो निराश ना हो, एक नई ऊर्जा के साथ फिर लग जाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए और ईमानदारी से अपने बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।